नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए, जहां प्रशांत सिंह बन सकते हैं झारखंड के नए डीजीपी। अनुराग गुप्ता के इस्तीफे के बाद सरकार में दिन भर मंथन। डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे के बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर दिन भर मंथन चलता रहा। देर शाम खबर आई है कि नए डीजीपी के रूप में प्रशांत सिंह के नाम पर सरकार की मुहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक किसी भी वक्त सरकार उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। मालूम हो कि कल देर शाम अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद से ही नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। फिलहाल डीजी रैंक के 3 अधिकारी अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया इस रेस में थे, लेकिन सरकार की पहली पसंद प्रशांत सिंह ही बताए जा रहे हैं। प्रशांत सिंह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में डीजी के रूप में पदस्थापित हैं। अपने सख्त प्रशासनिक शैली और बेहतर फील्ड अनुभव के लिए जाने जाने वाले प्रशांत सिंह को राज्य पुलिस की नई कमान मिलने की पूरी संभावना है। अगली खबर देखिए, जहां धनबाद में बड़ी कार्रवाई। प्रिंस खान गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 17 लाख नकद और 70 जमीन की डीड बरामद। धनबाद में पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को की गई इस छापेमारी में गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 17,34,900 रुपए नकद, 1 पिस्टल, 34 जिंदा कारतूस, 70 से अधिक जमीनों की डीड, 28 एटीएम कार्ड और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में वासीपुर के कुख्यात अपराधी फाहिम खान का चचेरा भाई भी शामिल है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि गिरोह के नेटवर्क के तार टेरर फंडिंग चैनल से जुड़े होने की आशंका है। ये अपराधी यूएसडीटी क्रिप्टो चैनल के जरिए अवैध पैसों का लेन देन करते थे। इससे पहले भी प्रिंस खान गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़ा जा चुका है। उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की और 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच के बाद 4 के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर गिरफ्तारी हुई। गिरोह का नेटवर्क झारखंड के बाहर तक फैला हुआ है और दूसरे राज्यों में इसका कारोबार भी संचालित होता है। पुलिस अब गिरोह के आर्थिक सूत्रों की जांच कर रही है। अगली खबर देखिए, जहां लुगुबुरु महोत्सव में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बोले ये हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय महोत्सव 2025 के समापन समारोह में पहुंचे। उन्होंने धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ पुनाया थान पर पारंपरिक विधि विधान से लुगु बाबा की पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक महोत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। हेमंत सोरेन ने बताया कि लुगुबुरु वो पवित्र स्थल है जहां हमारे पूर्वजों ने समाज को संगठित और मजबूत करने की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि सरकार अब समाज और संस्कृति के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा ही प्रकृति और समाज की सुरक्षा है। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि लुगुबुरु में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगली खबर देखिए, जहां माइंस परियोजना के विरोध में भड़के ग्रामीण, पुलिस से झड़प में 3 जवान घायल, 14 लोग हिरासत में। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू पंचायत में बुधवार को प्रस्तावित माइंस परियोजना के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और खनन कार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि माइंस शुरू होने से उनकी जमीन, जंगल और जल स्रोत खत्म हो जाएंगे, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये खनन कार्य हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत किया जा रहा है। हालांकि 2 महीने पहले ग्रामीणों ने इससे विरोध में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। विरोध की सूचना मिलते ही लेस्लीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति अचानक बिगड़ गई। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद 11 महिलाओं और 3 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी से पूछताछ की जा रही है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां रांची में 2 सगी बहनों का ड्रग्स गिरोह बेनकाब, 28 लाख की ब्राउन शुगर के साथ पिता और पति सहित 4 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक परिवार संचालित ब्राउन शुगर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 सगी बहनों, उनके पिता और पति को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 140 ग्राम ब्राउन शुगर, करीब 28 लाख रुपए मूल्य और 2.76 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। सूचना मिली थी कि बिहार के सासाराम से कुछ लोग ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रहे हैं। इस पर नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई। रात करीब 10 बजे न्यू मार्केट चौक, रातू रोड से पहली गिरफ्तारी हुई। पकड़ी गई महिला की पहचान साहिस्ता प्रवीण उर्फ सैजाल गुप्ता के रूप में हुई है, जिसके पास से करीब 92 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। उसके निशानदेही पर पुलिस ने बरियातू के एतलहातू इलाके से उसके पिता मोहम्मद सरवर को गिरफ्तार किया और नगद 2.65 लाख रुपए वो नशे का सामान जब्त किया। आगे की छापेमारी में सागुप्ता प्रवीण उर्फ मुस्कान और उसके पति राजू को भी पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि यह परिवार सासाराम के तस्करों से ब्राउन शुगर खरीदकर रांची के कई इलाकों में सप्लाई करता था। अगली खबर देखिए, जहां घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं, बोले संजय मेहता।
घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आजसू पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता संजय मेहता ने झामुमो सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को अब जनता से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मेहता ने कहा कि झामुमो सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता से किए गए किसी भी बड़े वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नौकरी, नियोजन, विस्थापन, पुनर्वास, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे हर मोर्चे पर असफल रही है। संजय मेहता ने कहा कि झारखंड की जनता ने भारी उम्मीदों के साथ इस सरकार को चुना था, लेकिन बदले में निराश हाथ लगी। उन्होंने सवाल उठाया कि स्थानीय नीति, निजी क्षेत्र में आरक्षण, शिक्षक नियुक्ति, संविदा कर्मियों और नियमितीकरण और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार क्यों चुप है। उन्होंने कहा कि पेशा कानून, सरना कोड की मान्यता और ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मेहता ने जनता से अपील की कि वे इस बार सरकार की नाकामियों को याद रखते हुए मतदान करें। अगली खबर देखिए, जहां गिरिडीह में कार्तिक उद्यापन शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत, पत्थरबाजी में 12 से अधिक लोग घायल। गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुदा गांव में बुधवार को कार्तिक उद्यापन शोभायात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच भीषण झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से पत्थरबाजी और लाठी डंडों का इस्तेमाल शुरू हो गया। इस घटना में 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर गांडे के सीओ, बीडीओ के साथ साथ ताराटांड़, गांडे और अहिलापुर थानों की पुलिस पहुंची। हालात को देखते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार, उपायुक्त रामनिवास यादव और एसडीपीओ जीतवाहन उरांव भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। जानकारी के मुताबिक विवाद की जड़ मंगलवार शाम निकली तुलसी विवाह बारात थी, जिसके अगले दिन शोभा यात्रा के दौरान जब लोग काली मंदिर के पास पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बात पर बहस बढ़ी और झड़प शुरू हो गई। दोनों पक्षों के घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया है। एसपी विमल कुमार ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती करती गई है। अगली खबर देखिए, जो 13 नवंबर से पहले बनेगी पेशा नियमावली, तब तक जारी रहेगा बालू की किल्लत। झारखंड में बालू संकट फिलहाल जारी रहेगा। पेशा नियमावली के गठन की प्रक्रिया अभी अधूरी है और उम्मीद है कि 13 नवंबर से पहले इसे अंतिम रूप दे दिया जा सकता है। कैबिनेट की पिछली बैठक में पेशा नियमों का मसूदा एजेंट भी शामिल नहीं था। सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि नियमों का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को भेजा गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगाई थी। अदालत का कहना है कि जब तक पेशा नियम अधिसूचित नहीं हो जाते तब तक रेत खनन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। मंच का तर्क है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के रेत घाटों की नीलामी और डीएमएफटी निधि का खर्च दोनों ही अवैध है। राज्य सरकार का पक्ष है कि बालू उत्खनन पर रोक से विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। वहीं अदालत का कहना है कि पहले पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं का गठन जरूरी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाकर 13 नवंबर से पहले नियमावली पर मुहर लगाई जा सकती है, तभी बालू संकट का समाधान संभव होगा।